नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू आर्टिकल स्टैंडिंग वेव। देखो बच्चों, स्टैंडिंग वेव क्या होता है? जब एक मीडियम में दो वेव जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, फ्रीक्वेंसी सेम, लैम्डा सेम, सुपर इम्पोज करती है तो एक नई वेव फॉर्म होती है जिसका नाम स्टैंडिंग वेव होता है। उसका नाम स्टैंडिंग वेव क्यों है आपको बताता हूं। क्लियर? जो मैंने जैसे कि अभी बोला मैंने कि यदि एक मीडियम में दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, लैम्डा सेम है, समझे? फ्रीक्वेंसी सेम, लैम्डा सेम, एम्पलीट्यूड सेम, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम लैम्डा की वेव अपोजिट डायरेक्शन में सेम मीडियम में यदि सुपर इंपोज होती हैं तो जो नई वेव फॉर्म होती है उसका नाम स्टैंडिंग वेव होता है। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनेंगे। मैं क्या करता हूं, एक स्ट्रिंग लेता हूं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहां से एक बच्चे को बोलता हूं कि पॉइंट ए को, और यहां से एक बच्चे को बोलता हूं कि पॉइंट बी को वाइब्रेट कराना स्टार्ट कर दे एसएचएम वे में। क्लियर? दोनों को बोलता हूं। इसको बोलता हूं इनिशियली कि दोनों की फेज सेम होनी चाहिए, दोनों सेम फेज में ऊपर नीचे इसको वाइब्रेट कराएंगे, सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कराएंगे, सेम फ्रीक्वेंसी से और सेम एम्पलीट्यूड से। क्लियर? ये मैंने इन दोनों को बोल दिया। तो यहां से आगे की ओर जाने वाली वेव y1 को लिखा जा सकता है a1 साइन ओमेगा टी। अगर रस्सी सेम है ये, तो उन्होंने टेंशन सेम मेंटेन किया हुआ है, इसमें टेंशन सेम आएगा तो वेलोसिटी सेम हो जाएगी। जैसे मैंने बोला अभी कि b और a को मैंने दोनों को बोला कि इनमें सेम ओमेगा रखो, फ्रीक्वेंसी सेम रखो, a सेम रखो। मैंने अभी ये नहीं बोला कि लैम्डा सेम रखो इन दोनों को। लैम्डा एक्चुअल में अपने आप सेम हो जाएगा क्योंकि रस्सी एक है तो टेंशन एक होगा इसमें, तो वेलोसिटी सेम आएगी यहां से आने वाली वेव की और यहां से आने वाली वेव की। और वेलोसिटी क्या होती है? म्यू इंटू लैम्डा। म्यू मैंने बोल दिया सेम है और वेलोसिटी सेम, तो लैम्डा को सेम होना पड़ेगा। आई बात समझ में? इसलिए मैंने ये नहीं बोला कि इन दोनों को लैम्डा भी सेम रखो, लैम्डा सेम हो जाएगा। सिर्फ इतना बोलने की जरूरत है कि आप दोनों फ्रीक्वेंसी सेम रखो क्योंकि ये सेम मीडियम है। क्लियर? रस्सी सेम है। तो इधर से इधर जाने वाली वेव को मैं बोलूंगा ये, और इधर से इधर जाने वाली मैं वेव को बोलूंगा y2 बराबर a2, एम्पलीट्यूड भी सेम ले लेते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? सेम इनिशियल फेज, इसकी फेज और इसकी फेज इनिशियल सेम है, जीरो है। तो अब यदि इस रस्सी में ये दोनों आ रही हैं तो सुपर इंपोजिशन होगा। y नेट जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? y1 प्लस y2। अब y1 a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरा क्या आएगा? a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्लियर? ये y नेट आएगा। अब साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला, इसमें से a कॉमन ले लेते हैं, फिर ये क्या लिखा हुआ है? साइन c प्लस साइन डी। उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये होता है ना फॉर्मूला। तो अब यही चीज में इसमें वो फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं। कैसे लिखेंगे? 2a तो मैंने कॉमन लिया था, 2 बाहर आ जाएगा, साइन c प्लस डी बाई टू, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये x वाला टर्म कट जाएगा, आएगा ओमेगा टी, फिर कॉस c माइनस डी बाई टू। अब c माइनस डी करूंगा तो माइनस 2kx बाई टू आएगा, यानी माइनस kx आएगा। और कोस माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। कोस माइनस थीटा बराबर होता है थीटा, तो यहां आ जाएगा कोस kx। समझे ना? इन दोनों को घटाऊंगा, इसमें से ये घटाऊंगा, c माइनस डी करूंगा तो क्या आएगा? माइनस 2kx बाई टू आएगा, c माइनस डी बाई टू, 2 से 2 गया, माइनस kx, और कोस में माइनस kx को हटा दिया जाता है, तो मेरे पास आएगी इक्वेशन ये। अब इस इक्वेशन में t और x दोनों लीनियरली रिलेटेड नहीं है। सबसे पहला लेक्चर याद करें, सबसे पहला लेक्चर वेव का मैंने बताया था कि ओमेगा टी और के एक्स यदि एडिशन में है, लीनियरली एडिशन में है, तो बेटा वहां हम वेव को प्रोग्रेसिव वेव बोल सकते हैं। उस वेव को क्या बोल सकते हैं? प्रोग्रेसिव वेव।
प्रोपगेटिंग वेव। क्लियर? यहां ओमेगा टी और के एक्स दोनों एडिशन में नहीं है, अलग अलग फंक्शन में, ओमेगा टी अलग फंक्शन में, के एक्स अलग फंक्शन में। क्लियर? एक दूसरे से अलग है, एडिशन में ही है, लीनियरली रिलेटेड नहीं है यहां। आई बात समझ में? तो इसको हम प्रोग्रेसिव वेव नहीं बोलेंगे, प्रोपगेटिंग वेव इसको हम नहीं बोल सकते हैं। अब इसको वेव कैसे बोलेंगे? दो चीजें वेव के लिए जरूरी है कि यदि ये इक्वेशन डेल टू साई वाई डेल टी स्क्वायर बराबर कोई भी कांस्टेंट डेल टू साई वाई डेल एक्स स्क्वायर को अगर सेटिस्फाई करती है, अगर ये इक्वेशन, मतलब अगर मैं इसका सही का क्या है, यहां सही होता है डिस्टर्बेंस, और यहां डिस्टर्बेंस कौन है? डिस्प्लेसमेंट। यहां डिस्टर्बेंस है डिस्प्लेसमेंट, तो डेल साई की जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। साई अलग अलग वेव में अलग अलग होता है। प्रेशर वेव में साई क्या हो जाता है? प्रेशर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में साई क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यहां क्या पढ़ रहा हूं मैं भी? डिस्प्लेसमेंट वेव। तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टर्बेंस जो ट्रेवल कर रहा है। तो d2y बाई dt स्क्वायर बराबर आएगा कांस्टेंट d2y बाई dx स्क्वायर। और ये इक्वेशन ए वेव की, ये जो फंडामेंटल इक्वेशन है वेव की, इसको सेटिस्फाई करती है। इसलिए इस इक्वेशन को मैं वेव बोल रहा हूं, वेव, क्योंकि ये इस फंडामेंटल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। पहली बात। दूसरी बात, इसमें ये जो कांस्टेंट आता है ये स्पीड नहीं होगी, ये कांस्टेंट स्पीड के साथ रिलेटेड नहीं होगा। अब ये कांस्टेंट स्पीड के साथ कैसे रिलेटेड होता है ये भी मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर एक कांस्टेंट अगर मैं लिखता हूं डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये एक्चुअल में स्पीड होता है, ये कांस्टेंट स्पीड होता है। अगर मैं यहां x और यहां t लिख देता हूं तो इसका 1 बाई कांस्टेंट का रूट स्पीड होता है। ये अभी ये कांस्टेंट का रूट, इस कांस्टेंट का रूट, ये जो कांस्टेंट यहां जो भी आएगा उसका रूट स्पीड होगा यदि ये प्रोपोगेटिंग प्रोग्रेसिव वेव है। समझे? ये मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। अगर आप यहां x और यहां t लिख देते हो तब यहां जो कांस्टेंट आता है वो उल्टा हो जाता है, तब स्पीड क्या होती है? तब स्पीड ही होती है वेव की। लेकिन वो किस में? अगर वेव प्रोग्रेसिंग वेव है। ये वेव प्रोग्रेसिंग वेव नहीं है क्योंकि इसमें ये जो कांस्टेंट आता है ये स्पीड नहीं होती। उसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि ओमेगा टी और के एक्स एडिशन में नहीं है, अलग अलग फंक्शन में है। समझ में आई बात? तो आपको पता चलना चाहिए कि ये कांस्टेंट स्पीड नहीं आएगी क्योंकि ये प्रोपगेटिंग वेव नहीं है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? स्टैंडिंग वेव। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? स्टैंडिंग वेव। प्रोपगेट नहीं करती है मीडियम में। वेव क्यों? क्योंकि ये सेटिस्फाई करती है वेव वाली इक्वेशन को। और स्टैंडिंग क्यों? क्योंकि ये प्रोपगेट नहीं कर रही है, चल नहीं रही है, क्योंकि ओमेगा टी और के एक्स अलग अलग फंक्शन में। क्लियर? अब इसके बाद इसका और क्या क्या मतलब है ये मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखेंगे आप। इसको रब करेंगे। अभी मैंने देखा कि जो इन दोनों इक्वेशन का सुपर इंपोजिशन रिजल्ट आया था वो मेरे पास ये था, जिसको मैंने बोला कि ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। जरूरी नहीं है कि यही इक्वेशन आए, ये जो चार में यहां लिखने जा रहा हूं फॉर्म वो सब स्टैंडिंग वेव को ही प्रदर्शित करती हैं। cos ओमेगा टी साइन के एक्स वाई बराबर 2a साइन ओमेगा टी साइन के एक्स वाई बराबर 2a cos ओमेगा टी cos के एक्स। ये सारी इक्वेशन, जो चार इक्वेशन मैंने लिखी है, चारों की चारों इक्वेशन स्टैंडिंग वेव को ही प्रदर्शित करती है। क्लियर? हमने अभी ये प्रूव किया था क्योंकि हमने इन दोनों की फेज इनिशियल सेम मान ली थी। ऐसा हो सकता है कि इसकी इनिशियल फेज π/2 हो जाए, तो तब यहां क्या आ जाएगा? साइन की जगह कोस आ जाएगा, तो उसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और आपको ये अलग अलग फॉर्म देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि सिर्फ यही स्टैंडिंग वेव नहीं है, ये चारों फॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं। इन चारों फॉर्म से क्या क्या मतलब है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एक वेव को समझाऊंगा, दूसरी वेव अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। देखें, कोई भी एक वेव ले लेता हूं, उसको समझाता हूं। y बराबर 2a साइन ओमेगा टी कोस के एक्स को मैं कंसिडर करता हूं और इसके बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं। देखो,
ये जो पॉइंट था ए, इस पॉइंट को मैं यहां दर्शा देता हूं। क्लियर? अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट को मैं cos kx इसके साथ लिख देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट को थोड़ा इस तरीके से देखते हैं, y बराबर 2a cos kx एक साथ sin ओमेगा t। तो ये इक्वेशन एसएचएम की इक्वेशन है, जिसका ये क्या है, एम्पलीट्यूड। ये क्या है, एम्पलीट्यूड। और ये एम्पलीट्यूड x के साथ वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, x के साथ वेरी कर रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि यहां से अलग अलग डिस्टेंस पर x क्या है, लोकेशन कहां से, x से अलग अलग लोकेशन, ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, ठीक है, x4, x5, अलग अलग लोकेशन पर एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि यदि मैं x बराबर 0 पुट करता हूं तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 2a। यानी ये जो पॉइंट है x बराबर 0 वाला पॉइंट, देखो इसमें x बराबर 0 पुट पॉइंट करता हूं मैं, तो क्या आएगा, 2a आएगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट एसएचएम कर रहा है कितने एम्पलीट्यूड के साथ, 2a एम्पलीट्यूड के साथ एसएचएम कर रहा है। तो ये लेंथ कितनी आएगी, 2a। क्लियर? फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा टी, यानी बहुत तेजी से ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। इससे थोड़ा सा आगे जाता हूं, x बढ़ेगा तो kx बढ़ेगा तो cos थीटा कम होगा। अगर मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूं लैम्डा बाई 4, क्या कर देता हूं, लैम्डा बाई 4। देखो अब ध्यान से देखना, k क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा, x रख देता हूं लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा से लैम्डा गया, 2 से 2 गया, क्या है, पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहां से यदि मैं लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस आगे जाता हूं तो ये एम्पलीट्यूड cos वाले फंक्शन से घटते घटते क्या हो जाएगा, 0। ये वाली लाइन यहां से मैं हटा देता हूं जिससे कि फिगर अच्छा दिखाई दे। ये डिस्टेंस कितनी है, लैम्डा बाई 4, यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस है। तो अगर आप कहीं बीच में हैं, लैम्डा बाई 8 पर है मान लेते हैं कहीं, तो यहां कुछ एम्पलीट्यूड आपको नजर आएंगे। ये वाला पार्टिकल इस एम्पलीट्यूड यानी इस तरीके से मोशन कर रहा है, इससे कुछ कम एम्पलीट्यूड पे, ये और ज्यादा कम एम्पलीट्यूड पे, और बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहा है। तो आपको ये अरेंजमेंट नजर आएगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूसली पार्टिकल है, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है, यहां से लेके यहां तक ये तो स्ट्रिंग है, तो कंटिन्यूस पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल है इनफाइनाइट, ये भी सारे तो पार्टिकल हैं। तो हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम, लेकिन घटते हुए एम्पलीट्यूड के साथ। ये पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा है, रुका हुआ है ये पार्टिकल। अब इसके बाद यदि आप आगे जाओगे, इस अरेंजमेंट को आगे बढ़ाओगे, तो आपको ये नजर आएगा, कि फिर से आप अगले लैम्डा बाई 2 पर जाते हो तो आपको फिर से क्या मिलता है, 2a एम्पलीट्यूड, यहां लैम्डा बाई 4 और फिर से आगे लैम्डा बाई 4, यानी टोटल डिस्टेंस की इतना हुआ, लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस हुआ। और यदि मैं यहां लैम्डा बाई 2 रखता हूं, cos k क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा, और x की वैल्यू लगता हूं मैं लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा से लैम्डा गया, 2 गया, तो क्या आया, cos पाई आया, और cos पाई क्या होता है, -1। अगर मैं यहां रखता हूं तो फिर से एम्पलीट्यूड क्या है, -2 है, यानी नीचे की ओर, समझे, ये टर्म आएगा नीचे की ओर, लेकिन वो तो वाइब्रेट करता है, एम्पलीट्यूड तो पॉजिटिव होता है, समझे। तो यानी इस पॉइंट पर फिर से इस फैशन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, यहां से लेके यहां तक। अगर मैं यहां x की वैल्यू लैम्डा बाई 2 रखता हूं तो ये आएगा -2a। इसका मतलब एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड, -2a का मैग्नीट्यूड यानी 2a, तो फिर से क्या है, 2a। तो आप ये देखेंगे कि ये जो एक स्ट्रिंग थी, वो एक स्ट्रिंग इन दो वेव के सुपर इंपोजिशन की वजह से आपको ये शेप लेती हुई नजर आएगी।
मतलब अगर आप वीडियो की फॉर्म में इसको देखोगे तो हर एक पार्टिकल आपको ऐसे वाइब्रेट करता हुआ नजर आएगा, बहुत तेजी से। ये हर एक पार्टिकल जो वाइब्रेशन में है ये बहुत तेजी से है। तो बहुत तेजी से होने की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि स्ट्रिंग एक नहीं है, स्ट्रिंग दो है, एक ये वाली और एक ये वाली, ऐसा आपको फील होगा। लेकिन बेटा स्ट्रिंग दो नहीं है, स्ट्रिंग एक ही है, स्ट्रिंग एक ही है। आपको ये फिगर ऐसा इसलिए दिखाई देगा, ध्यान से देखेंगे आप, बताऊंगा मैं आपको ऐसा क्यों नजर आएगा। क्योंकि यदि देखो ये वाली लाइन, जो ये लाइन है, ये वाली लाइन एक इंस्टेंट पर है, t बराबर 0 पर। अगर मैं कहता हूं बहुत तेजी से ये लाइन इस तरीके से चेंज हो, कैसे? ऐसे कि यहां से ये वाला पार्टिकल, समझे ना, ये वाली पूरी पोर्शन स्ट्रिंग की यहां आए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, और फिर यहां से फिर ऊपर जाए, 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 और फिर यहां जाए। और ये बहुत तेजी से हो, ऐसे यहां, यहां से यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां आए, यहां आए, ऐसे नीचे आए, और फिर यहां से ऊपर जाए, ऐसे। और ये बहुत तेजी से यदि होता है तो आपको क्या नजर आएगा? सिर्फ ये अरेंजमेंट ऐसे नजर आएगा, अगर ये बहुत तेजी से हो, समझना, आपको ये कंप्लीट अरेंजमेंट नजर आएगा। इसी को कहते हैं स्टैंडिंग वेव। इसमें पार्टिकल, स्ट्रिंग का कोई भी आप पार्टिकल लेते हैं, जैसे ये पार्टिकल में लेता हूं, तो ये एसएचएम कर रहा है, ये कर रहा है एसएचएम। इसका एम्पलीट्यूड आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि ए से कितना आगे है ये पार्टिकल। यहां वो एक्स की वैल्यू पुट करोगे, एम्पलीट्यूड आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जहां एम्पलीट्यूड 0 है, इनको बोला जाता है नोड। नोड। और ये पॉइंट जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, जैसे ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको बोला जाता है एंटी नोड। समझे ना, इस पॉइंट का नाम होता है एंटी नोड और इसका नाम होता है नोड। एंटी नोड, नोड। नोड कौन है? जिनका एम्पलीट्यूड, रस्सी के वो पॉइंट जिनका एम्पलीट्यूड 0 है, नोड है। रस्सी के वो पॉइंट जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, एंटी नोड है। अब एक बात यहां ध्यान देखना, ध्यान से देखना, कि अगर रस्सी ये है तो नोड से आगे रस्सी यहां होगी, फिर नोड से आगे रस्सी ऊपर होगी। तो यानी नोड से मैं आगे और पीछे जाता हूं, जैसे नोड से पीछे आता हूं किसी डिस्टेंस पे यहां, तो ये पॉइंट अभी कहां है? यहां है, तो ये नीचे आ रहा है, और ये पॉइंट ऊपर जा रहा है। तो हमेशा अपोजिट फेज में होते हैं। अगर आप नोड से आगे और नोड से पीछे जाते हैं, जैसे नोड से मैं एक्स डिस्टेंस आगे और एक्स डिस्टेंस पीछे गया, तो अगर एक इंस्टेंट की बात करता हूं मैं, एक इंस्टेंट पे तो रस्सी, ये तो समय बीतने के साथ होगा कि ये वाला फॉर्म धीरे यहां से यहां आएगा, तो यहां से यहां जाएगा, क्योंकि रस्सी ये एक है, ये एक रस्सी है। तो जैसे ही समय बीतेगा ये नीचे आएगी, ये ऊपर जाएगी, ये और नीचे आएगी, यहां जाएगी, ये फिर एक रस्सी सीधी हो जाएगी, फिर ये पोर्शन यहां जाएगा तो ये पोर्शन यहां आएगा, फिर ये यहां जाएगा तो यहां आएगा, ये यहां जाएगा तो यहां आएगा। यानी कुछ देर के बाद ये वाला फॉर्म पूरा का यहां पहुंच जाएगा और रस्सी का ये सेगमेंट यहां पहुंच जाएगा, तो फॉर्म ये बन जाएगी। रस्सी एक ही है, रस्सी एक ही है। तो यदि आपसे बोला जाए कि नोड के आगे एक फिक्स डिस्टेंस और पीछे एक फिक्स डिस्टेंस पर जो पार्टिकल है उनकी फेज में डिफरेंस बताओ कितना है, तो कितना बताओगे आप? फेज में डिफरेंस पाई है, फेज में डिफरेंस। अगर पार्टिकल आप देखते हो एसएचएम में यहां से यहां जाता है, यहां ऐसे, और जब यहां जाएगा तो ऊपर आएगा, तो ये कितना फेज में डिफरेंस है? पाई में, यहां से यहां जाने में। तो देखो, अगर मैं कहता हूं कि नोड, किसी एक इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, किसी एक इंस्टेंट की, किसी एक इंस्टेंट में ये पार्टिकल यहां से यहां आना चाहता है और उसी इंस्टेंट पे ये पार्टिकल यहां से यहां जाना चाहता है,
तो इन दोनों की फेज में डिफरेंस कितना आएगा, पाई का। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स यहां बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल वे में, समझे ना। मोर देन करेक्ट वाले क्वेश्चंस जो जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग कि हो क्या रहा है। ये वाली लाइन यहां से ऊपर जा रही है तो ये पॉइंट यहां से नीचे आ रहा है, ये फॉर्म यहां आ रही है। समय के साथ बहुत तेजी से ये हो रहा है, इसलिए मुझे ये अरेंजमेंट नजर आता है। क्लियर। ऐसी एंटी नोड के आगे और पीछे देखोगे आप, अगर मैं एंटी नोड के आगे हूं, एक्स डिस्टेंस यहां और पीछे यहां, ये दोनों सेम फेज में नीचे आ रहे हैं भैया किसी एक इंस्टेंट पे। अगर अभी मैं कहता हूं ये इंस्टेंट है t बराबर 0 वाला, ये रस्सी का फॉर्म यहां है ये, तो इस इंस्टेंट पे ये वाला पार्टिकल भी और ये वाला पार्टिकल भी नीचे आएगा, नीचे आना चाहता है। यानी एंटी नोड के आगे और पीछे λ/2 ये डिस्टेंस, λ/2 ये डिस्टेंस, तो मैं λ/2 रेंज में ही बात कर रहा हूं। एंटी नोड के आगे और पीछे λ/2 रेंज में जितने भी पॉइंट होते हैं सेम फेज में होते हैं, लेकिन नोड के आगे और पीछे λ/2 रेंज में λ/4 ये डिस्टेंस λ/4 है, समझे ना, ये डिस्टेंस λ/4 है। एंटी नोड के आगे और पीछे λ/4 रेंज में जितने भी पार्टिकल होते हैं, जितने भी पार्टिकल होते हैं पाई फेज डिफरेंस रखते हैं। जैसे मैं यहां से यहां इसकी बात करता हूं तो आप इसकी बात करोगे। अब ये अगर ये नोड है तो इस इंस्टेंट पर t बराबर 0 पर ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे है, यहां यहां ये पार्टिकल यहां होगा, ये पार्टिकल यहां होगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा या नीचे आने की कोशिश करेगा। यानी एंटी नोड के आगे और पीछे λ/4 डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे जितने पार्टिकल हैं वो सेम फेज में होते हैं, और नोड के आगे और पीछे λ/4 डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे जितने पार्टिकल हैं उनके बीच में पाई का फेज डिफरेंस होता है। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, नोड लगातार कंटिन्यूअस नोड के बीच में, दो लगातार नोड के बीच में जितने भी पार्टिकल होते हैं सेम फेज में होते हैं। ये नोड, इन दोनों नोड के बीच में जितने भी पार्टिकल हैं सेम फेज में। देखो इस वक्त ये पॉइंट t बराबर 0 पर सबके सब नीचे जाना चाहते हैं। t बराबर 0 पर वो कहां है, इस, समझे, यहां है, ये फॉर्म है t बराबर 0 पर मान लेते हैं। तो सब नीचे जाना चाहते हैं, उससे कुछ समय के बाद सब नीचे जाना चाहेंगे, और जब मीन पोजीशन पे आएंगे सब एक साथ मीन पोजीशन पे आएंगे, यहां से यहां तक के सारे पॉइंट एक साथ मीन पोजीशन पे आएंगे। और जब ये मीन पोजीशन पे आएंगे तब ये कहां है, देखो यहां से यहां मीन पोजीशन पे आया, ये यहां से यहां मीन पोजीशन पे आया। ये पॉजिटिव रीजन में जाना चाहते हैं, क्योंकि जब ये यहां होगा उस वक्त ये यहां होगा, और ये नीचे आएगा जब यहां, तो ये इस फॉर्म पे आएगा, रस्सी सीधी नजर आएगी कंप्लीट। जब ये पूरा सेगमेंट यहां नजर आएगा आपको, तो ये पूरा सेगमेंट यहां नजर आएगा, लेकिन फेज में डिफरेंस होगा। ये नीचे जाना चाहते हैं निगेटिव रीजन में, और ये पार्टिकल ऊपर जाना चाहते हैं। लेकिन नोड और नोड के बीच जितने भी पार्टिकल हैं सब नीचे जाना चाहते हैं एक इंस्टेंट पर। और यहां अगर मैं बात करता हूं, यहां भी नोड और पीछे वाला नोड, दो लगातार नोड के बीच जितने भी पार्टिकल हैं सब सेम फेज में होते हैं। तो दो पॉइंट मैंने आपको यहां बताया, एक पहला और एक ये अभी लगातार नोड वाला पॉइंट, और उससे पहले जो पॉइंट बोले थे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बड़े अच्छे से आप समझेंगे। अब आपका जो होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि मैंने एक फॉर्म को यहां दर्शाया है, अब मैं यहां दूसरी फॉर्म लिख रहा हूं 2a, पहले मैंने लिया था cos, अब मैं ले रहा हूं sin kx sin ओमेगा t, y बराबर 2a sin kx cos ओमेगा t। इन दो फॉर्म के लिए ये फिगर जो मैंने अभी ड्रॉ किया, इसकी शेप कैसे आएगी। जैसे पीछे वाली शेप कुछ इस प्रकार से आ रही थी, तो इस वाले की शेप शायद हो सकता है ऐसे आ जाए। क्लियर। तो वो आपको मुझे समझाना है कि साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी, अगर ये अलग अलग फॉर्म में आपको दे देता हूं तो इसका क्या मतलब होगा। क्लियर। आप फिगर बनाएंगे, वो व्हाट्सएप पे मेरे साथ शेयर करेंगे कि सर इसके लिए ये फॉर्म आएगी और इसके लिए ये फॉर्म आएगी स्टैंडिंग वेव की। नोड और एंटी नोड स्टार्टिंग पॉइंट ए से, नोड और एंटी नोड स्टार्टिंग पॉइंट ए से कितनी कितनी डिस्टेंस पर आएंगे। जैसे अभी जो पीछे मैंने आपको बताया उसमें नोड और एंटी नोड कैसे आ रहे थे,
पहला जो नोड था वो लैम्डा बाई 4 पर, दूसरा 3 लैम्डा बाई 4 पर, तीसरा 5 लैम्डा बाई 4 पर। ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, 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 तो टोटल लैम्डा 5 लैम्डा बाई 4। तो आपको ये मुझे बताना है, समझे ना, इसके लिए और इसके लिए कि किस किस डिस्टेंस पर पॉइंट ए से यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से नोड और एंटी नोड आएंगे, जैसे मैंने यहां बताया, और t बराबर 0 पर फॉर्म कौन सी होगी, समझे ना। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन, यानी ये थी इक्वेशन y बराबर 2a साइन कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, इसके लिए मैंने बनाया था आपको। तो t बराबर 0 पर फॉर्म क्या होनी चाहिए, अगर मैं यहां देखता हूं x बराबर 0 पर मुझे पता है कि क्या आएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन t बराबर 0 पर क्या होना चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन आएगी सीधी, क्योंकि t बराबर 0 पर क्या है, ये सब कुछ 0 हो जाएगा, समझे ना। हर एक लोकेशन पर एम्पलीट्यूड क्या है, 0, यानी t बराबर 0 पर मुझे रस्सी की ये स्टेट नजर आएगी, ये स्टेट। अब जैसे समय बीतता जाएगा तो यहां से ये फॉर्म मुझे नजर आती होगी। तो कुछ ये अंडरस्टैंडिंग आपको नेक्स्ट वाली इक्वेशन में करनी है, समझे ना। इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे की मैंने कि t बराबर 0 पर ये होगी फॉर्म, यानी सीधी रस्सी मुझे नजर आएगी। अब जैसे समय बीतता जाएगा ये पॉइंट ऊपर जाएगा, यानी ये रस्सी ये वाली फॉर्म लेगी, फिर समय बीतेगा यहां आएगी, फिर कुछ देर के बाद यहां आएगी, और ये वाली रस्सी का पोर्शन यहां आएगा, फिर यहां आएगा, और फिर यहां आएगा। जब ये यहां से यहां पहुंचेगा साइमल्टेनियसली ये पॉइंट यहां से यहां पहुंचेगा, ऐसे ही कुछ ये भी होगा। तो इस तरीके से आपको इसके और इसके बारे में एनालाइज करना है और मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना है, मेरे साथ डिस्कस करनी है ये चीज। स्टैंडिंग वे में जो मैंने अभी 2 पॉइंट आपको बताए, महत्वपूर्ण 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, वो आप अच्छे से कॉपी में लिखेंगे और उनको समझेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं 2 पॉइंट क्या है कि लगातार नोड के बीच में सारे पॉइंट सेम फेज में होते हैं, समझे। लगातार 2 नोड के बीच के पॉइंट, सभी रस्सी के पॉइंट सेम फेज में होते हैं, ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, यदि मैं नोड से आगे या पीछे लैम्डा बाई 4 से कम डिस्टेंस पर 2 पार्टिकल की फेज के बारे में बात करता हूं, नोड के आगे या पीछे, तो उनके बीच फेज डिफरेंस पाई होता है। और यदि मैं एंटी नोड के आगे या पीछे लैम्डा बाई 4 से कम डिस्टेंस रखने वाले पार्टिकल की फेज डिफरेंस के बारे में बात करता हूं, तो फेज डिफरेंस 0 होता है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी टाइप के बहुत सारे पॉइंट हैं जो आप अच्छे से विदाउट लिखे भी आंसर दे सकते हो, यदि आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि वेव एक्चुअल में स्टैंडिंग वेव किस तरीके से आ रही है। ये जो फॉर्म मैंने बनाई, समझे ना, ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, ये 2 रस्सी जो आपको दिखाई दे रही है, वो 2 रस्सी नहीं है, वो एक रस्सी है, लेकिन वो बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रही है एक फिक्स फैशन में। तो वो फैशन आपको समझ में आना चाहिए कि वो किस तरीके से वाइब्रेट कर रही है, तो आप हर एक पॉइंट के आंसर दे सकते हैं। समझ में आई बात? अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।